जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूके इमिग्रेशन लॉज़ विद ज़ाहिद चौधरी। ये प्रोग्राम हर थर्सडे को यूके के वक़्त 6 बजे आप लोगों के खिदमत में पेश करता हूँ। इस प्रोग्राम के फ़ॉर्मेट से आप बखूबी वाक़िफ़ हैं कि ये प्रोग्राम आप लोगों के भेजे गए मुख्तलिफ़ सवालात की रोशनी में तरतीब देता हूँ। आप जो भी यूके की इमिग्रेशन के बारे में, असाइलम के बारे में, नेशनैलिटी लॉज़ के बारे में, फैमिली लॉज़ के बारे में, यानी यूके के किसी भी लॉ के बारे में आपका जो भी सवाल हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे आ भी रहा होता है, बाकी दूसरे सोशल मीडिया के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उससे भी आप मेरे नंबर को ट्रेस कर सकते हैं और मुझसे राब्ता कर सकते हैं। ये ब्रीफ दुरानिये का प्रोग्राम होता है। कोशिश ये होती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवालात जो हैं, वो इस प्रोग्राम में ले सकूँ और मेरी वो आदत नहीं है कि येस नो में आंसर करूँ, क्योंकि थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी करना होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सवालात जो हैं वो तो नहीं ले सकता, लेकिन जो सवालात लेते हैं हम कोशिश करते हैं कि सवालात भेजने वालों की जो है वो पूरी तरीके से उनको ये पता चले कि उन्होंने क्या पूछा था। प्रोग्राम शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल जैसे मैं आप लोगों की मोहब्बतों का मकरूज़ हूँ और मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार भी हूँ, जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुज़ारिश है, इल्तमास है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल ज़ेडएमसी टीवी को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली लॉ से रिलेटेड तमाम जो वीडियोज़ हैं, वो बगैर किसी ताख़ीर के आप लोगों के सामने पहुँच सके। बढ़ते हैं जी पहले बात की तरफ। ये बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है जी, उसके ऊपर मैंने एक अलहदा से सिर्फ़ इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है, वो भी अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँ तो वहाँ से भी आपको मिल सकती है, लेकिन क्योंकि ये सवाल फिर बार-बार आ रहा है, तो मैंने सोचा कि आप इस प्रोग्राम के तवज्जुह से भी आपको इस बारे में बता दूँ। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में एक खबर गर्दिश कर रही है कि जी यूके ने जो है वो चैरिटी वर्कर वीज़ा जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है और ये बड़ा आसान है जी, इसमें कोई आइल्स नहीं करना जी, इसमें जनाब आप ने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ आप जाएँगे वेबसाइट पे, वहाँ पे फ़ॉर्म होगा, उस फ़ॉर्म को आप फिल करेंगे तो जनाब आपका वीज़ा लग जाएगा। ये बहुत सारी इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे और उन अधूरी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर फिर अब इस लोगों के ज़हनों में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है और ये तो क्रेज़ होता है लोगों को जी, अगर आप जो कैप्शन करने वाला होता है वो कहता है जी, अगर आप यूके में आना चाहते हैं, यूके में सेटल होना चाहते हैं तो बेहतरीन स्कीम जो है वो यूके ने अनाउंस कर दी है। तो मेरे भाइयों-बहनों, सबसे पहली बात तो आपको मैं बता दूँ कि ये चैरिटी वर्कर वीज़ा कोई नई स्कीम नहीं है। ये पहले भी मौजूद था इमिग्रेशन कैटेगरीज़ के अंदर और अब भी यो मौजूद है, लेकिन उसमें थोड़ी-सी चेंजिंग ज़रूर की गई हैं टाइम लिमिट के हवाले से। लेकिन जो आपको ये इम्प्रेशन दिया गया है कि देखिए किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप जनाब वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ पे कोई फ़ॉर्म है उसको फ़िल अप करेंगे और जनाब वीज़ा आपका हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों? कि देखें, ये एक जिसको आप पुराने ज़मानों में कहते थे ना वर्क परमिट, ये एक वर्क परमिट की जो है वो एप्लीकेशन है। यानी इसके लिए सबसे पहले तो आपको आपको क्या है जी कि आपको एक स्पॉन्सर चैरिटी तलाश करनी पड़ेगी। यानी यूके के अंदर एक ऐसी चैरिटी आपको तलाश करनी पड़ेगी जो कि होम ऑफिस से, यानी चैरिटी कमीशन से नहीं, ये कन्फ्यूजन ज़हन में ना रखें जनाब, ये 2 चीज़ें हैं। जो भी चैरिटी यहाँ होती है वो चैरिटी कमीशन के साथ रजिस्टर्ड होती है, वो एक अलग बात है। और यहाँ पे अगर आप चैरिटी कमीशन के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर तो चैरिटी आप है ही नहीं है। तो चैरिटी एक अलग चीज़ है और होम ऑफिस के साथ जो है वो अप्रूव्ड लाइसेंस होल्डर होना और बात है। अगर कोई भी ऐसी चैरिटी जिसके पास होम ऑफिस का लाइसेंस मौजूद है कि वो यूके के बाहर से लोगों को हायर कर सकते हैं, तो वो आपको जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इश्यू करेंगे, यानी वर्क परमिट आपको इश्यू करेंगे।
तो जब वो आपको वर्क परमिट इश्यू करेंगे तो फिर सेकंड स्टेज आती है वीजे की। और सम टाइम मेरी प्रैक्टिस में ये होता है कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आपको मिल भी गया है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो आपको होम ऑफिस जो है वो वीजा रिफ्यूज कर देता है। अगर उन्होंने आपको इंटरव्यू कर लिया या कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे मांग ली। तो ये कोई ऐसा आसान और सीधी कैटेगरी नहीं है जैसी कि ये बना के पेश की जा रही है लोगों की तरफ से। अब इसके पीछे दो ही जनाब चीजें नजर आती हैं, या तो ये जो सोशल मीडिया वाले हैं वो अपनी बस वीडियो को वायरल करने के चक्कर में ये गलत इन्फॉर्मेशन बना रहे होते हैं, या फिर ये है कि वो लोग ऐसे जो एजेंट टाइप के लोग हैं वो इस इंफॉर्मेशन को फैला के जनाब लोगों की जो मसूमियत है उसका नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। तो ये जो यूके इमिग्रेशन लॉज विद जाहिद चौधरी का प्रोग्राम है, ये इन्हीं मुश्किलात से बचने के लिए आप लोगों के सामने पेश करता हूं, ताकि आप लोग किसी गलत बंदे के हाथे ना चढ़ जाएं और ना ही आपका पैसा जाया हो और ना ही आपकी मेहनत और वक्त जो है उसका ज़या हो। तो फिर आप मेरी ये वीडियो जो है आप बेशक उन लोगों को दिखा दें जो आपसे कहते हैं जी ये बड़ा आसान तरीका है, तो उनसे ये पूछ लीजिए जी कि क्या चैरिटी के स्पॉन्सरशिप के बगैर ये वीजा हो सकता है? ये पहला सवाल आपने पूछना है। अब वो चैरिटी से स्पॉन्सरशिप कौन लेके देगा आपको? ठीक है? तो वो ये सारी बातें आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। आप माशाल्लाह समझदार लोग होते हैं। ये जो चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, हमने ज़िंदगियाँ गुज़ार दी हैं लॉ के प्रैक्टिस के अंदर, तो ये तो बड़ा आसान है कि कोई टिकटॉक के ऊपर बैठ के या उसके ऊपर बैठ के कोई जनाब 2 मिनट की वीडियो बना के कहे कि हाँ जी, ये इस तरह से हो सकता है। तो आपके लिए बेहतर इन्फॉर्मेशन का हसूल जो है वो बड़ा ज़रूरी है। इसलिए आप अपने ज़हन में रखें कि ये कोई एक पहली बात तो ये है, जैसा से मैंने कहा ये कोई नया वीज़ा नहीं है। ठीक है, थोड़ी-सी चेंजिंग उन्होंने ज़रूर की है, पहले 6 महीने का होता था, अब साल का है। लेकिन ये भी अपने ज़हन में रखिएगा कि ये जो चैरिटी वीज़ा अगर इस पे आप आते भी हैं, तो दैट विल नॉट लीड्स टुवर्ड इंडेफिनिट लीव। यानी आप इसी कैटेगरी के अंदर आप जो है वो पक्के सेटलमेंट नहीं आपकी हो सकेगी, ये भी आपने ज़हन में रखना है। बहुत सारी और भी चीजें जो है वो आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब तक आपके पास चैरिटी का वर्क परमिट या सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप नहीं होगा, आपको ये वीजा नहीं मिल सकेगा। इसलिए आई होप कि मेरी इस वीडियो के बाद आपको थोड़ी सी अकल भी आ जाएगी और आपको समझ भी आ जाएगी कि हाँ जी ये वीजा है क्या, और ये ऐसी कोई बात नहीं है कि जनाब आप सिर्फ जाएंगे होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर फॉर्म मौजूद है और वो फॉर्म आप फिल करेंगे। वो करना तो आपने ऑनलाइन ही वीजा अप्लाई करना है, लेकिन उस वीजे की जो पहली कंडीशन है कि आपके पास कोई स्पॉन्सर चैरिटी जो है वो मौजूद होनी चाहिए। आई होप कि मैंने तफसील के साथ ये जो है मसला इसको मैंने आप लोगों के सामने पेश कर दिया है। बढ़ते हैं जी अगले सवाल की तरफ। ये सवाल फैमिली लॉ से रिलेटेड है जी, कि वो कहते हैं जी कि मेरे 2 बच्चे हैं जी, एक 15 साल का है और दूसरा जो है वो 13 साल का है। तो वो अपने बाप के पास रहते हैं जी, तो क्या मेरे साथ कोई ऐसी सिलसिलाकार हो सकता है कि मैं उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट जो है वो प्रॉपर हो जाए। वो कह रहे हैं जी कि ऑन एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो चलता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कोई स्टेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारे सामने आ जाए। तो देखें इसमें आप लोगों के ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर बच्चों की जो विम एंड विशेस हैं, जो उनकी ख्वाहिशात हैं, वो उनको भी मद्देनज़र रखती है कोर्ट। आल्दो के ऐसा नहीं होता कि सिर्फ़ उनकी विम और विशेस के ऊपर, उनकी ख्वाहिशात के ऊपर ही कोर्ट जो है वो डिसाइड कर देती है। कोर्ट ने क्या देखना है? कोर्ट ने ये देखना है कि व्हाट इज़ इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अ चाइल्ड, कि बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है। अब हो सकता है कि एक बच्चा कहता है जी मैंने अपने बाप को नहीं मिलना, मैंने अपनी माँ को नहीं मिलना। ऐसा बच्चा कह सकता है। अगर बड़ा बच्चा है, 10 साल से ऊपर का बच्चा है तो ये बात कह सकता है। लेकिन अगर ये कोर्ट ये समझती है, अगर फैमिली कोर्ट ये समझती है कि नहीं, बच्चे के इंटरेस्ट में ये है कि वो अपने दोनों पेरेंट्स जो हैं, उनके बारे में उसको मालूमात हो और उनके साथ वो टाइम स्पेंड करे। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में कोर्ट के पास जो है वो ये इख्तियार मौजूद है कि वो जो है वो
क्या करे कि वो जो है वो एक ऑर्डर जारी कर दे, इसको हम सेक्शन 8 ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के ऑर्डर्स कहते हैं, तो वो उनको ऑर्डर कर दे। उसमें और भी चीजें हो सकती हैं, मसलन देखें आप पहले, जो कि बड़ा सेंसिबल तरीका है, ठीक है, मीडिएशन को इस्तेमाल करें। मीडिएशन में पहले आप, हो सकता है कि दोनों फ्री कैंप जो हैं वो उनका आपस में कोई पैचअप हो जाए कि अच्छा जी बच्चों की जनाब जो जिसको हम शेयर्ड कस्टडी कहते हैं जी, कि वो बच्चे छुट्टियों में किसके पास रहेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, या फिर कॉन्ट्रैक्ट है, अगर स्टेबल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो जनाब दिन में वीक में कितना होगा, कैसे होगा, कहाँ पे होगा। तो ये सम टाइम जो फ्री कैन है वो आपस में भी तय कर लेते हैं और वकाला जो है वो ड्राफ्ट कर देते हैं, जब वो पूरे हों तो उसको साइन करके कोर्ट से उसके ऊपर स्टैंप लगवा देते हैं। तो आप अपने यानी मीडिएशन में बैठ के एक सुलझे हुए लोगों की तरह आप, क्योंकि जहां बच्चे इन्वॉल्व होते हैं वहां पे मैंने एज अ फैमिली लाइफ भी अपने इस तरह के जो मामला हैं उसमें मैंने अक्सर कहा है कि आप बेहतर अंदाज में उनको सॉर्ट आउट करें, ये ना हो कि मसाइल जो है वो और हो जाए। लेकिन जो मैंने आपने ये पूछा था, बिल्कुल देखें बात यह है कि अगर आप बायोलॉजिकल पेरेंट हैं तो फिर आपका राइट है कि आप अपने बच्चे के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये रूल ऑफ थंब या स्टार्टिंग पॉइंट आप अपने जहन में रखें। सम टाइम फिर अगेन, अगर कोई एप्लीकेंट है, चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप हो, अब उसने एप्लीकेशन की दे कि मैं अपने बच्चों को मिलना चाहता हूं या चाहती हूं, अब कोर्ट के सामने जो मवाद है, जो एविडेंस है, उस एविडेंस को सामने रखते हुए कोर्ट ने ये समझा कि नहीं, ठीक है जी, कि इस वक्त बच्चे का इस एप्लीकेंट के साथ यानी माँ के साथ या बाप के साथ मिलना जो है वो बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है। जैसे मसलन कोई बहुत ड्रग्स का मिस यूज करने वाला कोई शख्स है, तो फिर कोर्ट देखेगी कि यार ये ऐसा ना हो कि बच्चा जो है वो किस तरह से सो हो, कोई अल्कोहलिक है, कोई ये भी उसमें देखा जाएगा क्या है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो कोर्ट ने देखनी होती हैं कि व्हाट इज इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अ चाइल्ड। तो अगर कोर्ट वैसे तो मैंने कहा है, जैसे आपसे मैंने कहा कि बड़े बच्चे जब 10 साल से ऊपर के होते हैं तो उनकी विमेन विचेज यानी विमेन विचेज का मतलब उनके ख्वाहिशात जो है उनको कोर्ट देखती है, सुनती है। जब कैफ कैस जो है वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा, सेक्शन 7 की जनाब रिपोर्ट बनाएगा, सेफ गार्डिंग रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, तो उसमें ये होता है कि वो जो बड़े बच्चे होते हैं उनसे भी पूछते हैं, ठीक है, अलहदा से, ये नहीं है कि वो पेरेंट के सामने उनसे पूछते हैं। तो वो जो कैफ कैस होता है या होती है, वो जो है वो उन बच्चों से अलहदा में मिलते हैं और उनसे फिर पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या ख्वाहिश है, क्या क्यों वजह है। अगर वो कहे कि हाँ मैंने उसके साथ नहीं मिलना, तो वो उससे पूछते हैं आपने क्यों नहीं मिलना जी। तो ये सारी बातें फिर वो एक रिपोर्ट बना के कोर्ट के अंदर जो है वो पेश करते हैं और फिर कोर्ट ये देखती है कि जो है वो मामला को कैसे हमने सॉर्ट करना है। तो आई होप कि मैंने बड़ी डिटेल से आपको, क्योंकि ये फैमिली मैटर्स होते हैं, इस पे थोड़ा सा लोगों को समझाने की जरूरत होती है, तो मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको ये बात बता दी है कि ऐसा जो है आप मीडिएशन को इस्तेमाल करें। मीडिएशन से बात नहीं बनती तो फिर थ्रू कोर्ट आप जो है वो एक स्टेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। आई होप आई आंसर दिस क्वेश्चन। जी चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल हमारे किसी दोस्त ने पूछा था जी, उनके कोई दोस्त हैं वो जर्मन नेशनल हैं, तो वो जनाब चाहते हैं कि वो यूके में सेटल हो जाए, तो कोई क्या तरीका है उनका यूके सेट होने का। तो ये देखें बात ये है कि अगर तो वो ये समझते हैं कि एज ए यूरोपियन नेशनल वो अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सेटल हो जाएंगे, तो वो अब पॉसिबल नहीं है। जैसा कि इसके ऊपर अक्सर सवाल आते हैं तो मैं बता देता हूँ कि देखें, क्योंकि अब यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलहदा हो चुका है, यानी 31 दिसंबर 2020 के बाद से अब वो जो राइट थे यहाँ पे, फ्री मूवमेंट के जो राइट थे यूरोपियन यूनियन के बाशिंदों के लिए, वो अब खत्म हो चुके हैं। तो वो अब यहाँ पे आके उस रूट के तहत तो यहाँ पे सेटल नहीं हो सकते, ठीक है। अब इसके अलावा आप बाकी सारे जो अब उन्होंने आना है और यहाँ स्टे करना है, तो फिर उनको वही इमिग्रेशन रूल्स जो हैं ब्रिटिश के, उनको फॉलो करना पड़ेगा, यानी वो वर्क परमिट पे यहाँ आ सकते हैं। वर्क परमिट में अगर वो 5 साल यहाँ गुजार लेते हैं तो वो यहाँ सेटल हो जाएंगे,
ठीक है? वो यहाँ पढ़ने के लिए आ सकते हैं, यहाँ पे और जो है जॉब्स जो है वो करने के लिए यहाँ आ सकते हैं। तो अब उनको उसी तरीके से जो है वो आना पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज़ जो मैंने बता दिया है कि वो अगर आएँगे एज़ अ यूरोपियन और समझेंगे कि यहाँ पे आप वो सेटल हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे आप सेटल नहीं हो सकेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब आपकी कॉल का और आपके सवाल का। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। ये सवाल भी जनाब यूरोपियन से है, उन्होंने कहा है जी कि मेरे पास पुराना जो है वो था जनाब परमानेंट रेज़िडेंस। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जनाब मुझे अब यहाँ पे प्री सेटल स्टेटस जो है वो मुझे मिला हुआ है, तो क्या मुझे जो है वो नए बीआरपी की भी ज़रूरत होगी? तो जी बिल्कुल, आप अब आपको अगर प्री सेटल स्टेटस मिला है, तो प्री सेटल स्टेटस में ही आपको नए कार्ड भी आपका साथ आना चाहिए था। तो अगर किसी वजह से वो कार्ड नहीं आया या आपने उसके लिए अप्लाई नहीं किया था, तो फिर आपको नए सिरे से दोबारा जो है वो कार्ड जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा अंडर ईयू सेटलमेंट स्कीम। क्योंकि अब अगर आपने ट्रैवल करना है, तो आपको जो है वो उस नए कार्ड के ऊपर आपने ट्रैवल करना है। तो आई होप आई आंसर दिस क्वेश्चन जी। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ जी। ये अगला सवाल ये कहते हैं जी कि ये हमारा बच्चा जो है वो यूके में पैदा हुआ है और उसके अब यहाँ पे 7 साल हो गए हैं, तो अब हमारे लिए रेमेडी जो है वो क्या अवेलेबल है? ठीक है जी, ये प्राइवेट लाइफ का सवाल है जी। कि ये इसमें लेकिन ये है कि बेहतर चेंजिंग्स रिसेंटली होम ऑफिस ने की हैं, जो कि उन बच्चों के जो यूके के अंदर पैदा हुए हैं, उनकी फ़ेवर में है। वो ये कहते हैं कि अगर बच्चा यहाँ पहले ये होता था कि अगर बच्चा यहाँ पैदा हुआ है और उसको यहाँ पे 7 साल हुए हैं, तो वो फिर अप्लाई करते थे 2 एंड हाफ ईयर्स के लिए। ठीक है जी? और फिर वो चले जाते थे 10 साल के रूट के ऊपर और फिर जब उनको 10 साल पूरे हो जाते तो फिर उनको इंडेफिनिट जो है वो लीव टू रिमेन मिलती थी। अब उन्होंने ये कहा है कि नहीं, अगर आप 7 साल यहाँ हो गए हैं और आप यहाँ बॉर्न हुए हैं, ये ज़रा कंडीशन ज़हन में रख लीजिए कि आप यहाँ बॉर्न हुए हैं, तो जब आपके 7 साल यहाँ पूरे हो जाएँ तो फिर आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी? तो अब आप जो है आपको वो 10 साल का रूट नहीं है या ढाई-ढाई साल का वीज़ा आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है वो आप डायरेक्टली इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो इनका सवाल था कि क्या इससे फिर ये है कि अगर जब एक कानून ये है कि अगर बच्चा 10 यहाँ पैदा हुआ और उसने यहाँ 10 साल जो है वो गुज़ार लिए हों, तो क्या वो फिर रजिस्ट्रेशन एज़ अ ब्रिटिश चाइल्ड जो है वो इंटाइटल हो जाता है। तो वो कहते हैं कि तो फिर वो उसके ऊपर तो असर नहीं पड़ेगा कि अगर हम अगर अभी अप्लाई कर लेते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए, तो क्या फिर हम जब बच्चे के 10 साल पूरे हो जाएँ तो क्या फिर हम उसकी रजिस्ट्रेशन एज़ अ ब्रिटिश चाइल्ड जो है वो उस पे हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो देखें बिल्कुल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? हाँ, अगर आपने इंडेफिनिट आपको बच्चे को मिल गई है लीव टू रिमेन, तो उसने अगर उसकी उम्र जो है वो स्टिल अगर उसने अपने 10 साल यहाँ पूरे कर लिए हैं और वो अभी स्टिल माइनर है, तो वो अप्लाई कर सकता है फॉर अ रजिस्ट्रेशन एज़ अ ब्रिटिश सिटिज़न, ठीक है जी? उसमें सिर्फ फिर कंडीशन अगर ऑब्वियसली आपके पास लीव होगी तो अगर आप फिर आउटसाइड कंट्री आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन फिर ये है कि आप जो है आखिरी साल में यानी आखिरी 12 महीने में 90 डेज़ से ज़्यादा जो है वो आप कंट्री से बाहर ना रहे हो। तो यानी इंडेफिनिट लीव आपको अगर मिल जाती है ऑन अ बेसिस ऑफ योर 7 ईयर रेजिडेंसी और आप यहाँ बॉर्न हुए हैं और फिर आप पूरे 10 साल गुज़ार लेते हैं तो फिर ऐसा नहीं है कि वो एंटाइटलमेंट खत्म हो जाएगी। वो एंटाइटलमेंट जो है वो वहीं की वहीं जो है वो रहेगी। ठीक है जी? अच्छा ये अच्छा आई होप आई आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। ये क्वेश्चन है जी कि जनाब आजकल जो है यूके के अंदर डाइवोर्स लेनी हो तो उसके ऊपर कितना टाइम जो है वो लग रहा है? अब क्योंकि ये स्पेसिफिक सवाल है टाइम के लिए तो देखें एक तो पहली बात तो ये है कि अभी यूके के अंदर बहुत कम सेंटर जो है वो रह गए हैं जो कि एज़ अ हब इस्तेमाल करते हैं। आप वहाँ
जो है आपकी अब तो क्योंकि ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन करनी होती है, तो आप वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ से आगे डिफरेंट कोर्स को डिस्ट्रीब्यूशन उसकी होती है या वहाँ से। तो अभी ऑल्दो के अब नए जो चेंजिंग्स आई हैं डिवोर्स लॉज़ के अंदर, उसमें उन्होंने कहा है कि 5 महीने के अंदर-अंदर इसको कंक्लूड किया जाए, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के अंदर ऐसा अभी हो नहीं रहा। तो आप अगर दोनों फ्री कैन जो हैं वो एग्री भी हैं, राज़ी भी हैं कि हाँ, हमने डिवोर्स करना है, तो फिर उसी सूरत-ए-हाल में भी आपके ज़हन में होना चाहिए 7-8 महीने हो सकते हैं। अब तो ख़ैर ऑब्वियसली ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई कहे कि नहीं मैंने आई एम गोना फाइट इट, आई एम नॉट गोना डिवोर्स, तो अब ये ऐसी जो है वो ऑप्शन है नहीं है। तो अब एक दफ़ा डिवोर्स पिटीशन फाइल हो जाएगी तो फिर डिवोर्स होनी ही होनी है। आई होप कि आई आंसर दिस क्वेश्चन। जी, आज के प्रोग्राम में इतना ही था। जिस तरह मैंने कहा कि ये ब्रीफ दुरानी का प्रोग्राम होता है, कोशिश ये होती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवालात जो हैं वो ले सकूँ वो लूँ। जो सवाल रह जाते हैं वो अगले प्रोग्राम में हम शामिल मैं ज़रूर करता हूँ। तो इंशाअल्लाह आज अगर कोई सवाल किसी का रह गया है, मैं चेक करूँगा अपने नोट्स को, तो किसी का रह गया तो इंशाअल्लाह अगले जो थर्सडे को प्रोग्राम करूँगा उसमें सबसे पहले उन्हीं के प्रोग्राम से शामिल करूँगा। प्रोग्राम के आखिर में आप लोगों से फिर दरख्वास्त है, जिन लोगों ने अभी देखना शुरू किया है और अगर उन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल ज़ेडएमसी टीवी उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि लॉ से यूके के लॉ से रिलेटेड कोई भी मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है वो बगैर किसी तखीर से आप तक पहुंच सके। अगले थर्सडे तक मुझे अपने मेजबान, अपने भाई, अपने दोस्त जाहिद चौधरी को इजाजत दीजिएगा और अपना अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।